हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर। 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। आज ये जो आप लेक्चर देख रहे हो उसमें कवर किया जाएगा सीक्वेंस क्या होता है, एपी क्या होती है, कौन से सीक्वेंस एपी होते हैं, कौन से सीक्वेंस एपी नहीं होते, क्या सारे ही एपी को सीक्वेंस कहा जा सकता है, क्या सारे ही सीक्वेंस को एपी कहा जा सकता है। साथ में हम किसी एपी का nth टर्म निकालना सीखेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक एपी दे देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, फिर मैं आपसे कहूँ इसी एपी का 50वां टर्म क्या होगा, या 556वां टर्म 556 टर्म इस एपी का कौन सा टर्म होगा। साथ में हम एपी के टर्मों का सम निकालना भी सीखेंगे। फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 100 तक ऐड करेंगे तो क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। सबसे पहले सीक्वेंस क्या है। अ सीक्वेंस इज जस्ट एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट फॉलो सम पैटर्न और रूल। देखिए समझिए, सीक्वेंस क्या है, नंबरों का अरेंजमेंट है इस तरीके से कि वो किसी रूल को फॉलो करे। कुछ नंबरों को हम इस तरीके से ऑर्डर में लिख रहे हैं कि वो नंबर किसी रूल को, किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर को सीक्वेंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर मैंने कुछ नंबरों को एक ऑर्डर में लिखा है, एक लिस्ट में अरेंज करा है। ये लिस्ट एक पैटर्न फॉलो कर रही है, एक रूल फॉलो कर रही है। वो रूल क्या है कि अगर आपको नेक्स्ट टर्म पे आना है, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, तो आप प्रीवियस टर्म में 2 ऐड कर दीजिए। देखिए अगर मैं 2 में 2 ऐड कर दूंगा 4 आ जाएगा, फिर 4 में 2 ऐड कर दूंगा 6 आ जाएगा, फिर 6 में 2 ऐड कर दूंगा 8 आ जाएगा। आपको पता होगा इवन नंबर्स हैं, तो ये भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है, कुछ नंबरों का इस तरीके से अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट किसी स्पेसिफिक रूल या किसी पैटर्न को फॉलो करे। रूल को पैटर्न भी कह सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, आपको स्क्वायर नंबर का कॉन्सेप्ट है, तो आपको पता होगा ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो ध्यान देगी कि ये जो सीक्वेंस है ये किसी रूल को फॉलो कर रहा है। वो रूल क्या है, ये जो कंटिन्यूसली नेचुरल नंबर आते हैं उनके स्क्वायर को लिखा गया है इस लिस्ट में। तो ये भी एक सीक्वेंस है। आप अगला नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो। वो अगला नंबर क्या है, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। उसके बाद अगला नंबर 7 का स्क्वायर दैट इज 49। तो आप ये भी कह सकते हो नंबरों को इस तरीके का अरेंजमेंट जिससे आप नेक्स्ट टर्म प्रिडिक्ट कर पाओ, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस कहते हैं। तो ये भी एक सीक्वेंस है। ये किसका सीक्वेंस है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। अब ध्यान से ये देखिए, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। तो ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि आप देखिए नेक्स्ट टर्म आपको कैसे मिल रहा है, एक रूल से मिल रहा है। तो रूल क्या है कि प्रीवियस टर्म में 5 ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, प्रीवियस टर्म में 5 ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, प्रीवियस टर्म में 5 ऐड कर दीजिए। तो ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि ये जो मैंने नंबरों का अरेंजमेंट दिया है, ये नंबरों का अरेंजमेंट भी एक रूल को फॉलो कर रहा है। वो रूल क्या है, ऐड 5 टू गेट नेक्स्ट टर्म। अब देखिए ये भी एक सीक्वेंस है। आप कहोगे ये कैसा सीक्वेंस है, इसको फिबोनाची सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। ये कैसे सीक्वेंस है, ये देखिए 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11। ये जो सीक्वेंस था ये फिबोनाची ने दिया था सबसे पहले, इसीलिए इनको फिबोनाची सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। ये जो पैटर्न है एक तरीके से रैबिट की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए पहले ये सीक्वेंस काम कैसे करता है। आप नेक्स्ट 2 टर्म को जोड़ दीजिए। जैसे इन दोनों टर्मों को जोड़ते हैं तो 2 आ गया। उसके बाद 1, 2, ये वाले 1 के बाद जो नेक्स्ट 2 टर्म है इनको ऐड कर दीजिए। उसके बाद इन दोनों टर्मों का नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। 1 + 2 3 आ गया। अगर मुझे 3 का नेक्स्ट टर्म चाहिए तो 3 और उससे प्रीवियस टर्म को ऐड कर देते हैं, 5 नेक्स्ट टर्म आ गया। फिर 3 और 5 को ऐड कर दिया, 8 आ गया। फिर 5 और 8 को ऐड कर दिया, 13 आ गया। आप नेक्स्ट टर्म गैस कर सकते हो। 8 और 13 को ऐड करोगे तो 21 आ जाएगा। फिर 13 और 21 को ऐड करोगे 34 आ जाएगा। तो ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि ये जो नंबर मैंने अरेंज किए हैं ये नंबर एक स्पेसिफिक रूल, एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा ही नंबरों का अरेंजमेंट सीक्वेंस कहा जाता है। ये कौन सा सीक्वेंस है, ये फिबोनाची सीक्वेंस है। फिबोनाची ने दिया था। ये सीक्वेंस आपको कई जगह नेचर में देखने के लिए मिलता है। जैसे मैंने एक रैबिट पॉपुलेशन वाला केस बताया कि स्टार्टिंग में एक रैबिट है, उसके बाद एक और रैबिट आ गया था, 2 रैबिट हो गया। फिर 2 रैबिट, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ेगी कि 3 रैबिट हो जाए। उसके बाद 5, फिर 8, फिर 13,
13। अब देखिए ये भी एक सीक्वेंस है, क्यों? क्योंकि आप नेक्स्ट टर्म प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये जो आपको नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं, ये नंबर एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। वो पैटर्न क्या है, आप ध्यान से देखो, ये नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल है। अगर मैं 1 से स्टार्ट ना करूँ, 2 से स्टार्ट करूँ, तो अगला नंबर आप आसानी से गैस कर सकते हो 1/6, 1/7। यह हार्मोनिक सीक्वेंस कहा जाता है। तो आपको इतना तो क्लियर होगा सीक्वेंस क्या है। एक बार मैंने जो भी बताया उसे एक बार रिकैप करा देता हूँ। सीक्वेंस एक अरेंजमेंट है नंबरों का, जो नंबर किसी स्पेसिफिक रूल या किसी फॉर्मूले को, किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं फिर एपी क्या है, जो हमारे चैप्टर का हीरो भी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी कहा जाता है। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। देखिए यहाँ पर मैंने स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस इसलिए लिखा है 2 बार, ताकि आपका ध्यान इस बात पे मैं दिला पाऊँ कि स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस तो है ही, स्पेशल टाइप है पर सीक्वेंस तो है ही। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अपनी बात पे जोड़ बात को रिपीट करके कैसे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ टॉप करने के 3 ही तरीके हैं। 3 अगर आप तरीके फॉलो करोगे, 3 स्टेप फॉलो करोगे, तो आप टॉप कर लोगे। वो 3 तरीके क्या है? पहला तरीका पढ़ो, दूसरा पढ़ो, तीसरा भी पढ़ो। तो यहाँ पर मैंने जो पढ़ना है इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, तो यहाँ पर भी इसीलिए मैंने स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस 2 बार लिखा है। आपको एक्चुअल डेफिनेशन में 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस में सीक्वेंस पे ध्यान दीजिए। एपी भी एक सीक्वेंस ही है, वेयर यू ऐड द सेम नंबर ईच टाइम टू गेट फ्रॉम वन टर्म टू नेक्स्ट। अगर आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो आपको एक स्पेशल नंबर, देखिए सेम नंबर जो कि स्पेशल नंबर है, इसको कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है, वो ऐड करना पड़ेगा वन टर्म में नेक्स्ट टर्म पाने के लिए। दैट फिक्स्ड नंबर यू कीप एडिंग इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी बताऊंगा। नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है, हमें एपी की बात हो रही है, एपी में हमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है, सीक्वेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एपी की बात हो रही है। नेक्स्ट टर्म मिलता है प्रीवियस टर्म प्लस डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम किसी बात को एम्फेसाइज करते हैं, किसी बात पे जोर देना चाहते हैं, तो हम वो चीज़ बार बार बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको टॉप करना है तो इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, 3 काम करने पड़ेंगे। वो 3 काम क्या है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंस दिखलाना चाहता हूँ पढ़ाई की, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पर मैं आपको सीक्वेंस पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एपी भी एक सीक्वेंस ही है, ऐसा नहीं है एपी सीक्वेंस से बाहर है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, ये एपी है 3, 7, 11, 15, 19। आप ध्यान दो कि जो नेक्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म में 4 ऐड करके मिल रहा है, उसके बाद जो थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म में 4 ऐड करके मिल रहा है, जो फोर्थ टर्म है वो थर्ड टर्म में 4 ऐड करके मिल रहा है, और जो फिफ्थ टर्म है वो फोर्थ टर्म में 4 ऐड करके मिल रहा है। तो जो चीज़ ऐड की जा रही है बार बार, उसी को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। और ये जो सीक्वेंस है एक एपी है, क्योंकि एपी की डेफिनेशन ही है ये। देखिए क्या लिखा है, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस वेयर यू ऐड द सेम नंबर ईच टाइम टू गेट फ्रॉम वन टर्म टू नेक्स्ट। अगर आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो आपको सेम नंबर ऐड करना पड़ेगा। ये हो गई एपी। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, बार बार हम क्या ऐड कर रहे हैं। आप कहोगे यहाँ पर तो कुछ ऐड ही नहीं कर रहे, मैं कहूँगा ऐड हम कर रहे हैं। 10 से अगर 5 आया है तो हमने क्या ऐड किया होगा, 10 में -5 ऐड किया होगा, जिससे 5 हो गया। तो हर बार हम -5 ऐड कर रहे हैं। आप कहोगे इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे, ये तो एपी नहीं हो सकता। मैं कहूँगा ये भी एपी, इसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं। अगर फर्स्ट टर्म में 0 जोड़ा सेकंड टर्म, फिर बार बार वही सेम नंबर जोड़ना है। सेकंड टर्म में 0 जोड़ा थर्ड टर्म में 0 जोड़ा फोर्थ टर्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको एपी समझ में आई होगी। तो सीक्वेंस क्या है? नंबरों का इस तरीके का अरेंजमेंट जिसमें नंबर किसी रूल को, किसी पैटर्न को फॉलो करे। और अगर वही रूल, वही पैटर्न कुछ ऐसा हो कि आपको फर्स्ट टर्म में कोई चीज ऐड करके सेकंड टर्म मिल रही है, वही सेम चीज आपको सेकंड टर्म में ऐड करके थर्ड टर्म मिल रही है, वही सेम चीज थर्ड टर्म में ऐड करके फोर्थ टर्म मिल रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस को एपी कहेंगे। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ। जैसे देखिए, ये मैं इरेज कर देता हूँ, बाकी आपको फिर भी कोई डाउट आ सकता है तो अभी देखिए वो जो एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ उससे क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस लिखा, सीक्वेंस हमारा है 1, 4, 9, 16, 25, 36 सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है। तो देखिए जो पहला टर्म लिखा है उसे A1 कहता है, सेकेंड टर्म को A2 कहता है, थर्ड टर्म को A3 कहता है, फोर्थ टर्म को A4 कहते हैं, और फिफ्थ टर्म को A5, सिक्स टर्म को A6, ऐसे ही सो ऑन।
हमें जहाँ तक टर्म चाहिए हम लिख सकते हैं, क्योंकि गिनती जो काउंटिंग होती है वो अनकाउंटेबल होती है, तो ये भी हमारे पास सीक्वेंस में कितने भी टर्म हो सकता है। अब ध्यान देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं a2 माइनस a1 क्या है, तो आप कहोगे 4 माइनस 1 दैट इज 3। मैं आपसे कह रहा हूँ a3 माइनस a2 क्या है, तो आप कहोगे 9 माइनस 4 दैट इज 5। a4 माइनस a3 क्या है, a4 क्या है 16 माइनस 9 दैट इज 7। तो आप यहाँ पर एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर सकते हो, एक और एक टर्म देख लेते हैं, a5 माइनस a4 25 माइनस 16 दैट इज 9। एक और सीक्वेंस दिखलाता हूँ आपको, एक तो सीक्वेंस मैंने ये दिखलाया, एक सीक्वेंस ये देखते हैं 3 7 11 15 19 सो ऑन। तो ये हो गया मेरा टर्म 1, ये हो गया टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5। अब बताइए a2 माइनस a1 क्या है, a2 माइनस a1 कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 7 माइनस 3 दैट इज 4, a3 माइनस a2 11 माइनस 7 दैट इज 4, a4 माइनस a3 15 माइनस 11 ये भी 4 ही है, a5 माइनस a4 19 माइनस 15 दिस इज ऑल्सो 4। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी डिफरेंस है, किसके बीच के डिफरेंस निकालना है, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के, जितने भी दो लगातार टर्म के डिफरेंस है वो कॉमन है, तो ऐसे डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो ऐसा सीक्वेंस, ये एक एपी का एग्जांपल है और ये एक एपी का एग्जांपल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ा, 3, पर सेकंड टर्म से थर्ड टर्म में जाने के लिए हमें कुछ और ऐड करना पड़ा जो है 5। ऐसे ही हमें थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म में जाने के लिए कुछ और ऐड करना पड़ा जो है 7। एपी कब होती है, जब हम सेम यू एड द सेम नंबर ईच टाइम, जब आप नेक्स्ट टर्म पाने के लिए सेम नंबर ऐड करो, तो ये एपी नहीं है, ये एपी है। तो आप इतना तो देख सकते हो कि जो एपी होता है ना, उसमें कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस कॉमन होता है। कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन, इसीलिए उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि हमेशा एपी में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन है, इसीलिए उसका नाम रख दिया कॉमन डिफरेंस। पर यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस नहीं कह सकते, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू कॉन्जुगेटिव टर्म के डिफरेंस कॉमन ही नहीं है। तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी दिए गए सीक्वेंस को कि वो एपी है या नहीं। आपको हमेशा दो कॉन्जुगेटिव टर्म, जहां तक सीक्वेंस दिया हुआ है वहां तक दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकालना है। अगर वो डिफरेंस कॉमन होता है तो दिया गया सीक्वेंस एपी होगा, अगर वो डिफरेंस कॉमन नहीं होता तो दिया गया सीक्वेंस कॉमन नहीं होगा। कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ कैसे वेरीफाई करोगे कि दिया गया सीक्वेंस एपी है या नहीं। इससे एक सवाल आया, वो सवाल ये है, मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, आपको वीडियो पॉज करके सोचना है और बताना है वो स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, पहला स्टेटमेंट मेरा यह है, ऑल सीक्वेंस आर एपी। और स्टेटमेंट मेरा 2 क्या है, स्टेटमेंट 2 है, ऑल APs, all sequence। सेकेंड स्टेटमेंट है all APs are sequence। तो आपको क्या लगता है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है? मैं चाहता हूँ आप वीडियो पॉज करके डिसाइड करो, थोड़ा सा सोचो कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मैंने सही लिखा है। तो अगर आपने अभी तक सोच लिया तो ये क्लियर है कि ऑल एपी आर सीक्वेंस स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ऑल सीक्वेंस आर एपी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका एग्जांपल मैंने इससे पहले ही दिया था। वो एग्जांपल क्या था, अगर आप इससे पहले देखो जो मैंने सीक्वेंस लिखा था परफेक्ट स्क्वायर का, वो सीक्वेंस क्या था, 1 4 9 16 25 सो ऑन। ये सीक्वेंस था क्योंकि एक रूल को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था, पर ये एपी नहीं था। तो यहाँ पे लिखा ऑल सीक्वेंस आर एपी, ये तो गलत हो गया, इनकरेक्ट है। ऑल एपी आर सीक्वेंस ये करेक्ट है, क्योंकि एपी कैसे, एपी कौन सा सीक्वेंस है जिसमें हम नेक्स्ट टर्म कोई सेम चीज ऐड करके पा लेते हैं। और देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि जो एपी है
वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। तो ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो देखिए मैं कुछ और सीक्वेंस देता हूँ, आपको सोचना है वो एपी है या नहीं। जैसे 1 1 2 3 5 8 13। अब आपको ये बताना है सो ऑन, क्या ये एक एपी है? तो वही तरीका आपको अपनाना है। ये हो गया मेरा टर्म 1, टर्म 2, ये है कौन सा सीक्वेंस? फिबोनाची सीक्वेंस। ये हो गया मेरा A4, A5, A6, A7। तो आपको जहाँ तक टर्म दिया आपको वहाँ तक चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो 1 माइनस 1 0, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 क्या होगा? A3 क्या है 2 माइनस A1 क्या, A2 क्या है 1, डेट इज 1। तो आप साफ देख सकते हो कि डिफरेंस तो कॉमन ही नहीं है। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव्स टर्म्स, differences between two consecutive terms are not constant। क्योंकि जो डिफरेंसेज है दो टर्मों के बीच का, पहला डिफरेंस दूसरा डिफरेंस, ये कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? सीक्वेंस इज नॉट एपी, सीक्वेंस इज नॉट एपी। एक और एग्जांपल देता हूं, आपको सोचना है एपी है या नहीं है। जैसे 0.6 1.7 1.7, उसके बाद 2.8 3.9। ओके, तो ये हमारा सीक्वेंस है। ये हो गया A1, A2, A3, A4। तो सबसे पहले देखते हैं A2 माइनस A1। तो 1.7 माइनस 0.6, माइनस करोगे तो क्या आएगा 1.1। A3 माइनस A2 चेक करते हैं। A3 क्या है 2.8 माइनस 1.7, ये भी 1.1। A4 माइनस A3 चेक करते हैं, 3.9 माइनस 2.8, ये भी सॉल्व करके आ गया 1.1। ऑल डिफरेंसेस आर कांस्टेंट कह लीजिए या कॉमन कह लीजिए, कॉमन कहना ज़्यादा बेटर है। ऑल डिफरेंसेस आर कॉमन। इसका मतलब क्या है? गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। यहाँ पर भी आप कांस्टेंट की जगह कॉमन यूज कर लेना, ये ज़्यादा बेटर है कांस्टेंट के कंपैरिजन में। ओके, तो अभी तक इस पॉइंट तक आते आते आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया जाता है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिया गया सीक्वेंस एपी है या नहीं है। आप क्या करोगे? टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालोगे। अगर वो सारे डिफरेंसेस कांस्टेंट हुए, कॉमन हुए, वो सारे डिफरेंसेस कॉमन हुए तो दिया गया सीक्वेंस एपी होगा। अगर वो सारे ही डिफरेंस अलग अलग हुए हैं, उनमें से कोई एक भी डिफरेंस बाकी डिफरेंस से डिफर कर गया, अलग हो गया, तो दिया गया सीक्वेंस एपी नहीं होगा। आप वीडियो पॉज करके अभी तक मैंने जितना लिखाया वो नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एपी का एप्लीकेशन क्या है, एपी का एनेट टर्म कैसे निकाला जाता है, और बाकी इंट्रोडक्शन वीडियो है। आपको आगे लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और ऐसे ही आगे आने वाली एक्सरसाइज कराऊंगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल कराने वाला हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए चैप्टर में पढ़ने के वाले हो। इस हिसाब से देख लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये डेफिनेशन दी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। इसका क्या मतलब है? एपी आपको कैसे मिलेगा? आप पहला नंबर कोई भी सोच लीजिए, अब एक फिक्स नंबर इसमें ऐड कीजिए। मान लीजिए आपने सोचा 3, तो फिर से एक फिक्स नंबर ऐड करना है, 3 इसमें ऐड करोगे तो बन जाएगा 8, फिर से इसमें 3 ऐड कर दीजिए 11, फिर इसमें 3 ऐड कर दीजिए। अगर आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करना है फिक्स नंबर, तो फिर इसमें 3 ऐड करेंगे 14, फिर इसमें 3 ऐड कीजिए 17, फिर इसमें 3 ऐड कीजिए 20,
फिर इसमें 3 ऐड कीजिए 23, ऐसे ही सो ऑन। आपको ऐसे करते जाना है, आपको एक एपी मिल जाएगी। ये तो एक एग्जांपल है, आप ऐसे कितनी भी एपी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट टर्म सोचा 10, अब आप इसमें कुछ फिक्स चीज ऐड करिए। आप एक काम करिए, इसमें -2 ऐड कर दीजिए। -2 ऐड करने का क्या मतलब है, किसी नंबर में आप -2 ऐड कर रहे हो, इसका मतलब है उस नंबर से -2, उस नंबर से 2 घटा रहे हो। तो देखिए 10 है, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में 6 - 2 4, 4 - 2 2, 2 - 2 0, 0 - 2 -2, -2 -2 -4, सो ऑन। तो ऐसे एपी बनती है। देखिए डेफिनेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड। हर टर्म ऑब्टेन्ड होगा, हर टर्म मिलेगा बाय एडिंग, ऐड करने से अ फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर ऐड करने से मिलेगा टू द प्रीसीडिंग टर्म, पुराने वाले टर्म में। फर्स्ट नंबर तो आपने खुद एज्यूम कर लिया, इसलिए यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट नंबर के अलावा आपको जो भी टर्म चाहिए वो टर्म उससे प्रीसीडिंग टर्म, उससे पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके मिलेगा। ये आपने 2 एपी बना ली। आप कहोगे यहाँ पर तो ऐड नहीं हो रहा, तो मैथ में माइनस कोई अपने आप में डेफिनेशन नहीं है। मतलब हम तब अलजेब्रा के बारे में भी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन होती है या इट इज द सम ऑफ टर्म्स। तो हम ये नहीं कहते अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी अपने आप में एक तरीके से यही कह सकते हैं सम है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम माइनस, उसी टर्म का माइनस ऐड कर रहे हैं। जैसे देखिए 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है आप 6 में -2 ऐड कर रहे हो। तो सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता। आप ये नहीं कह सकते कि सब्ट्रैक्शन भी डेफिनेशन में बोलना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन बेसिकली एडिशन ही है। ऐसे डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन ही है। कैसे, अगर आप 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप 10 को डिवाइड कर रहे हो 5 से, इसका मतलब होता है आप 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/5 से। तो ये कॉन्सेप्ट भी है। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ ऐड लिखा है, ना कि सब्ट्रैक्ट लिखा है। एडिंग अ फिक्स नंबर, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑफ एपी। अब देखिए टाइप ऑफ एपी में हम देखते हैं, एक होती है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स, हर नंबर को जो एपी का पार्ट है उसको टर्म कहा जाता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स होता है, नंबर ऑफ टर्म कांस्टेंट होता है। जैसे ये हाइट इन सेंटीमीटर है। मान लीजिए मेरे एक स्कूल है और मैं हाइट देख रहा हूँ और हाइट एपी में आई, कोई हाइट दोबारा आएगी तो मैं उससे नहीं लिखूंगा। पहले किसी से पूछा आपकी हाइट क्या है, उसने बोला 147, तो उसकी हाइट उसकी हाइट एक लिस्ट में लिख ली। सेकंड से पूछा, उसने बोला 147, तो उसकी हाइट नहीं लिखूंगा। सेकंड के बाद थर्ड से पूछा, उसने बोला 148, तो उसकी हाइट लिख ली। तो इस तरीके से मेरे को एपी मिल जाएगी। क्या आपको लगता है कि हाइट इनफाइनाइट तक जा सकती है? क्या किसी लड़के की, किसी स्टूडेंट की हाइट बढ़ती ही जाएगी एक के बाद एक? क्या ऐसा होगा किसी की हाइट 2 लाख सेंटीमीटर पहुंचेगी या 220 सेंटीमीटर पहुंचेगी? ऐसा नहीं होगा। मेरे स्टूडेंटों की हाइट इतनी नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ पर जो टर्म आने वाले हैं एपी में वो फिक्स है। अगर इतने ही टर्म आए, इसके बाद आप 160 164 ले लीजिए, इतने हमारे पास टर्म आए तो फिक्स है, हाइट आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए ऐसी एपी को कहेंगे फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कम से कम रियल सिचुएशन में तो हाइट फिक्स होती है, एक एक्सटेंड तक ही होती है। ऐसा नहीं है कोई 10,000 फुट का आपको इंसान दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैं हर रोज 10 रुपये बचाता हूँ, हर रोज 10 रुपये बचाता हूँ, तो क्या ये सेविंग कहीं पर रुकेगी? ये सेविंग कहीं नहीं रुकेगी, मैं आगे चल के बचाता जाऊंगा। आप एज वाला फैक्टर ला सकते हो। तो मैं कहूँगा ये भी अपने आप में बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट तक जा रही है। रोज 10 रुपये बचा रहा हूँ मैं, कम से कम 80 साल तक तो जीने ही वाला हूँ। तो देखने से ऐसा लग रहा है ये जो हमारी एपी है ये इनफाइनाइट तक जा रही है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन लिखने पड़ेंगे मुझे। उसके बाद मैं 80 साल तक जीऊँगा, तो इनफाइनाइट एपी है। ये कह लीजिए हर रोज जो कैलेंडर में डेट आगे बढ़ रही है,
जैसे अगर मैं काउंट करूं अभी कितनी साल होगी, तो आगे भी समय चलता रहेगा। तो ये जो एपी है ये इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पर टर्म इनफाइनाइट है, तब आपको इनफाइनाइट एपी दिखेगी। तो आप देखोगे 3 डॉट बनी हुई है, ये 4-5 नहीं बना सकते, हमेशा 3 ही डॉट बनानी होती है। और तब आपको फाइनाइट एपी दिखेगी तो आपको दिखेगा लास्ट टर्म के बाद कोई डॉट ही नहीं बनी, सो ऑन नहीं चल रहा। ऐसे ही एपी को कुछ और भी पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे इंक्रीजिंग एपी, जिसमें एपी में नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म से बड़ा हो। अगर नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म से बड़ा होगा, अगर हमारा नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म से बड़ा होगा, मतलब ए एन बड़ा होगा ए एन माइनस 1 से, तो देखिए डी कैसे निकालते हैं। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक है डिक्रीजिंग एपी। डिक्रीजिंग एपी क्या होती है, जिसमें डिक्रीज हो रही हो टर्म, मतलब जो प्रीसीडिंग टर्म है वो नेक्स्ट टर्म से बड़ा हो, या ये भी कह सकते हैं नेक्स्ट टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से छोटा हो, ऐसी एपी को कहेंगे डिक्रीजिंग एपी। जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95 जो रिवर्स काउंटिंग होती है, ये एग्जाम्पल है डिक्रीजिंग एपी का। और जो नॉर्मल काउंटिंग होती है, फॉरवर्ड काउंटिंग होती है, वो एग्जाम्पल है इंक्रीजिंग एपी का। पर एपी कॉन्स्टेंट एपी भी हो सकती है, जिसमें ना तो इंक्रीज हो रहा, ना तो प्रीसीडिंग टर्म हो नेक्स्ट टर्म, ऐसा नहीं है नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म से बड़ा हो, ऐसा भी नहीं है नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म से छोटा हो। तो ऐसी एपी को हम कांस्टेंट एपी कहते हैं। कांस्टेंट एपी में जो सारे टर्म्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। अब मैं समझाता हूँ मैं वो क्या कह रहा था, कि डी के बारे में मैं क्या कह रहा था, कि ए एन माइनस 1 का सेंस। तो देखिए, अगर आपको याद हो कि हम कैसे चेक करते थे कोई सीक्वेंस एपी है या नहीं। इफ अ सीक्वेंस A1 क्या है, पहला टर्म। मैं इसकी वैल्यू क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो वो किसी एक टर्म के लिए चेक होगा, मैं जनरलाइज कर रहा हूं। A1, A2, A3, A4 सो ऑन, ऐसे ही एक AN टर्म भी आएगा। उसके बाद अगर A इनफाइनाइट है तो आगे भी चलती रहेगी। इफ अ सीक्वेंस इज एन AP, अगर AP है तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि A2 माइनस A1 जो आएगा वही आना चाहिए A3 माइनस A2, डिफरेंसेस कॉमन होना चाहिए। A4 माइनस A3 भी वही आना चाहिए, और A5 माइनस A4 भी वही आना चाहिए। ऐसे ही सो ऑन। इससे पहले कौन सा टर्म रहा होगा, 5वां टर्म है तो वो चौथा टर्म रहा होगा, तो हम ये कह सकते हैं nवां टर्म है तो इससे पहले रहा होगा AN माइनस 1 टर्म। तो हम लास्ट में आते आते हमें मिलेगा AN माइनस AN माइनस 1 nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म, ये भी इक्वली होगा बाकी सभी के, तभी एपी होगा। तब टू कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस कॉमन होगा, और हमें डिफरेंस को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस डी। मैं वह फ्रेम में चेक कर लेता हूँ फ्रेम में डी आ रहा है या नहीं। हाँ ओके, तो आपको इतना समझ में आया सीक्वेंस कब एपी कहा जाएगा। सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 सो ऑन AN इज एन एपी इफ, ये रही कंडीशन। अब आप ध्यान से देखो, ये कंडीशन तो काफी बड़ी है, पर अब ये चीज नोट डाउन कर सकते हो, ये चीज देख सकते हो कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है 1 कम, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है 1 कम, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है 1 कम, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 है 1 कम, ऐसे यहाँ पर n है तो यहाँ पर n माइनस 1। तो हम ये कह सकते हैं इन जनरल इफ a sequence A1, A2, A3, A4 so on AN minus 1 AN, अगर ये सीक्वेंस AP है, if a sequence then AN minus 1 AN minus 1 होना चाहिए कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट जो कॉमन है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट मतलब टर्म पे वेरी ना करे। AN माइनस A ऑफ n माइनस 1 होना चाहिए D। ये जनरल वे में लिख दिया। यहाँ पर हमारा n कहाँ से शुरू हो रहा है, n स्टार्ट हो रहा है 2 से, क्योंकि मैं 2 रखूंगा तो फर्स्ट टर्म आएगा। n स्टार्ट हो रहा है 2, 3, 4 ऐसे ही सो ऑन। तो आप एक सीक्वेंस AP होगा अगर 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट कॉमन D। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन AP की। तो कोई सीक्वेंस AP कब होगा, जब किसी भी टर्म में से उसका प्रीसीडिंग टर्म घटाएंगे तो D आएगा, और ये हर n के लिए सही है। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, A2 माइनस 2 माइनस 1 A1, ये भी D ही आना चाहिए। ऐसे अगर मैं n की जगह 3 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, A3 माइनस A ऑफ 3 माइनस
1, A2 ये भी D ही आना चाहिए, कांस्टेंट है, या ये भी कह सकते हैं कॉमन है। ऐसे अगर मैं n की जगह 4 रखूंगा तो A4 माइनस A4 माइनस 1 3, ये भी D आना चाहिए, ऐसे ही सो ऑन। तो अगर किसी सीक्वेंस में ये चीज फॉलो हो रही है, इसी को मैंने जनरलाइज वे में लिख दिया है, तब जाके हम सीक्वेंस को एपी कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो एपी नहीं कहेंगे। तो ये फायदेमंद है, आगे चल के मैं तो सवाल कराऊंगा तब बताऊंगा इस फॉर्मूले का यूज क्या है। अब देखिए, अगर इंक्रीजिंग एपी है, इफ एपी इज इंक्रीजिंग, एपी इज इंक्रीजिंग, अगर एपी इंक्रीजिंग है तो बताइए कि A2 बड़ा होगा या A1 बड़ा होगा। आप कहोगे A2 A1 से बड़ा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग एपी का मतलब है नेक्स्ट टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से बड़ा है। ऐसे ही मैं पूछ सकता हूँ A3 बड़ा होगा या A2 बड़ा होगा, तो A3 बड़ा होगा A2 से। ऐसे ही A4 बड़ा होगा या A3 बड़ा होगा, तो A4 बड़ा होगा A3 से। अब देखिए इधर आ जाएगा A2 माइनस A1, ये 0 से बड़ा है। A3 ये लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा, ये भी 0 से बड़ा है। A4 माइनस A3 ये भी 0 से बड़ा है, और ये सारे क्या होते हैं D। तो हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग एपी में जो D होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इंक्रीजिंग एपी के लिए हम कह सकते हैं D ग्रेटर देन 0, ऐसे डिक्रीजिंग एपी के लिए कह सकते हैं D लेस देन 0, कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है, और कांस्टेंट एपी के लिए कह सकते हैं D इक्वल टू 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। डिक्रीजिंग वाला भी एक बार बता देता हूँ, डिक्रीजिंग वाला लेस देन 0 कैसे हो गया। देखिए कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। मान लीजिए मैं कोई एपी ले रहा हूँ, एपी इस बार ये ले लेते हैं 10, ये हटा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा था n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है। अब देखिए मान लीजिए मैंने ये एपी ली 10, 5, तो ठीक है। अगर डिक्रीजिंग एपी है तो मेरा सवाल आपसे ये है, डिक्रीजिंग एपी है, इसी से एग्जाम्पल के तौर पे देखना, तो बताइए A1 बड़ा होगा या A2 बड़ा होगा। अगर डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, द एपी इन विच द नेक्स्ट टर्म इज स्मॉलर देन देयर प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म जो प्रीवियस टर्म है, जो प्रीसीडिंग टर्म है, उससे छोटा होगा। तो देखिए अगर ये नेक्स्ट टर्म है तो छोटा होगा A1 से। ऐसे ही बताइए A2 A3, कौन सा टर्म A2 छोटा होगा A1 बड़ा होगा। ओके, यहाँ पर A2 बड़ा होगा A3 छोटा होगा, जो ग्रेटर देन है उसकी तरफ ऐसे साइन लगाया जाता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं A3 बड़ा है या A4 बड़ा है, तो A3 बड़ा है, क्योंकि डिक्रीजिंग एपी की डेफिनेशन थी कि जो नेक्स्ट टर्म है वो अपने प्रीसीडिंग टर्म से छोटा होगा। तो देखिए नेक्स्ट टर्म है, ये छोटा है, A1 बड़ा है, यहाँ पर A2 बड़ा है, ये टर्म छोटा है। अब देखिए D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो ये उधर चला गया, ये हो गया 0, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0, A2 माइनस A1। ऐसे ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0, A3 माइनस A2, ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा 0, A4 माइनस A3। अब ये क्या होता है D, ये क्या होता है D, और ये होता है D, क्योंकि कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस होता है D। ध्यान से देखिए D 0 से छोटा है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। देखिए यहाँ पर 0 की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पर भी, और ऐसे ही कांस्टेंट अगर AP है तो D की वैल्यू होगी 0। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि AP की डेफिनेशन क्या है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, क्यों ऐसा कहा गया है कि आपको AP कैसे मिलती है। एक फिक्स नंबर जोड़ना है प्रीसीडिंग टर्म में नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया था फिक्स नंबर ऐड कर रहे हो उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, एपी का जिसे डी से डिनोट किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था एपी के कितने टाइप होते हैं, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, एपी में जो नंबर यूज हो रहे हैं उनमें से हर नंबर को टर्म कहा जाता है। तो हाइट का एग्जांपल दिया कि कुछ एक्सटेंड तक ही हो सकती है। फिर शेयरिंग का एग्जांपल दिया, इंक्रीजिंग एपी क्या होती है, जिसमें जो नेक्स्ट टर्म होता है वो प्रीसीडिंग टर्म से बड़ा होता है, और ऐसा हर टर्म के लिए होता है, हर नेक्स्ट टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से बड़ा होता है। डिक्रीजिंग एपी क्या होती है, जिसमें हर नेक्स्ट टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से छोटा होता है। कांस्टेंट एपी क्या होती है, जिसमें प्रीसीडिंग टर्म और नेक्स्ट टर्म बराबर होता है। अगर दोनों ही टर्म बराबर होंगे तो सबट्रैक्ट करोगे तब कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी 0। इसलिए मैंने कांस्टेंट एपी के लिए डी 0, डिक्रीजिंग के लिए डी नेगेटिव होगा, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, और इंक्रीजिंग एपी के लिए डी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव। अब हम पढ़ने वाले हैं एपी के टर्म, कि अगर एक एपी दी हुई है आप उसका nth टर्म कैसे निकालोगे। मैं आपको एक एपी देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ उसका 50वां टर्म निकालो, या मैं आपको एक एपी देता हूँ मैं उसका कहता हूँ 30वां टर्म निकालो। देखो एपी का एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले आप ये सोच सकते हो ये चैप्टर का यूज क्या है। एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं मैं हर महीने सेविंग का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं हर महीने मैं 500 रुपये सेव करता हूं। ये सच नहीं है, पर मान लीजिए मैं हर महीने 500 रुपये की सेविंग करता हूं, 500 रुपये सेव करता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा मैं हर महीने करता रहूं तो 25 साल बाद मेरे पास कितने रुपए होंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं इंटरेस्ट वगैरह नहीं देख रहा, मैं अभी बस सेविंग की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई बॉक्स है जिसमें मैं रख रहा हूँ। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि 25 साल बाद मेरे पास कितने पैसे होंगे अगर मैं हर महीने 50 रुपये या 500 रुपये, जो मेरे एग्जांपल है 500 रुपये सेव कर रहा हूँ, तो एपीए निकाल के आपको दे सकती है। या मान लीजिए आपने बैंक में रखा कोई अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट पे हो, फिर आप जानना चाहते हो कि अगर आपने हर महीने 1000 रुपये जमा कराए थे बैंक में, तो 25 साल बाद या 30 साल बाद बैंक में टोटल कितना अमाउंट होगा, तो इसमें एपी आपकी मदद कर सकती है। या कोई और एग्जांपल, मान लीजिए आप कुछ ब्लॉक को इस तरीके से रख रहे हो, जो लास्ट रो है, बेस वाली रो है, उसमें ब्लॉक कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैं कुछ पेड़ की बात कर रहा हूँ, जैसे पेड़ का जो तना होता है, स्टेम होता है, वो काटा गया है। तो देखिए बेस जो रो है उसमें कितने रखे गए 9, फिर जो नेक्स्ट है उसमें रखे गए 8। देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर जो उसके नेक्स्ट है उसमें रखे गए 7। तो ऐसे ही लास्ट में जाते जाते जो टॉप रो होगी उसमें एक स्टेम आएगा, एक ब्लॉक आएगा लकड़ी का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस तरीके से अगर मैं ब्लॉक को अरेंज करूँ इस तरीके से कि बेस में 9 हो, तो एक बंडल में, एक ब्लॉक में, एक ट्राइंगल में, जो ट्राइंगल जैसा शेप बनेगा, कितने स्टेम आ सकते हैं लकड़ी के, कितने ब्लॉक आ सकते हैं। तो एपी इसमें आपकी मदद कर सकती है, एपी बता सकती है कि कितने आएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मान लीजिए मुझे 700 रुपये जमा करना है और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 500 रुपये से, तो मुझे हर महीने कितने का इंक्रीमेंट करना चाहिए कि 50 महीने में मेरे पास 700 रुपये हो जाएं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये डेटा एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो एपी आपकी मदद कर सकती है इसमें। बाकी हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1 5.2 इसमें एप्लीकेशन है, तो तब हम और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि एपी के एप्लीकेशन क्या है। कोई और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हो, तो अगर हर महीने 50 रुपये रेंट बढ़ जाता है, तो आप 25 साल बाद उस ही कमरे का, उसी हाउस का क्या रेंट दे रहे होगे। मान लीजिए आपको ये निकालना है, तो एपी आपकी इसमें मदद कर सकती है। या आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि 15 साल पहले अगर इसी तरीके से रेट बढ़ रहा होता है 5 से, तो 15 साल पहले क्या रेंट आपने दिया होगा उसी सेम हाउस का। एपी आपकी इसमें मदद कर सकती है। तो देखते हैं, ये तो हो गया एप्लीकेशन ऑफ एपी। बाकी तब एग्जाम्पल्स हम करेंगे, बुक में एग्जाम्पल्स भी हैं, एक्सरसाइज भी हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब एपी में 2 फॉर्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। वो पहला फॉर्मूला है nth टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सेकेंड फॉर्मूला है सम ऑफ nth टर्म का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का एक और वर्जन है जिसमें हम क्या करते हैं, a को ब्रेक 2a को ब्रेक कर लेते हैं a प्लस a में, और ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया a प्लस ये होता है an। और अगर एपी में मान लीजिए 5 ही टर्म है, मान लीजिए एपी में a1 a2 a3 a4 a5, किसी एपी में 5 ही टर्म है, तो बताइए 5वां टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म। 5वां टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म। अगर किसी एपी में 5 ही टर्म है, मतलब वो फाइनाइट एपी है, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे ही मान लीजिए एपी में जरूरी तो ना 5 ही टर्म हो, हमेशा 10 भी हो सकता है 20 भी हो सकता है। मान लीजिए किसी एपी में n ही टर्म है, n कुछ भी हो सकता है पर उससे ज़्यादा नहीं है, तो n क्या हो गया, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं l से। तो कई बार इस फॉर्मूले को कुछ किताबों में इस तरीके से भी लिखा जाता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब यहाँ पर कुछ टर्म ऐसे हैं जिनका आपको मतलब नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, वेयर a है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। d पहले से ही आपको पता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। d भी आपको पता है, a भी पता है। n आपको
अगर आपको 5वां टर्म निकालना है एपी का तो एन की वैल्यू 5 रखेंगे, 10वां टर्म निकालना है तो 10 रखेंगे। एस एन क्या है? एस एन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। ये समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कई बार स्टूडेंटों पे। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। इसका ये मतलब है कि अगर आपसे कोई S1 पूछ रहा है तो S1 का मतलब है एपी का फर्स्ट ही टर्म, क्योंकि 2 टर्म होंगे तभी तो सम करेंगे। S1 का मतलब A1 ही है। अगर आपसे कोई पूछता है S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म ऑफ एपी, मतलब A1 प्लस A2। तब यहाँ पर SN है तो आप कह रहे हो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। अगर यहाँ पर 2 होगा तो आप कहोगे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म ऑफ एपी। तब यहाँ पर टर्म्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 टर्म है S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, A1 A2 A3। ऐसे ही A4 का क्या मतलब हो जाएगा? A1 A2 A3 A4। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछता है SN का क्या मतलब हो जाएगा, तो SN का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये ऑफ थोड़ा साइड में कर देता हूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे ही सो ऑन, लास्ट वाला टर्म में AN। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर मैं S4 में से S3 घटाऊं तो क्या आएगा? देखिए S4 लिखोगे फिर S3 लिखोगे तो बस A4 आएगा। चलिए पहले अब इतना वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जो आपके सामने मैं करा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करने वाले, लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करने वाले, क्योंकि इंट्रोडक्शन है। आपको एक्सरसाइज वाले लेक्चर के लिए वेट करना होगा। यहाँ तब आप लेक्चर देख रहे हो तब तक हो सकता है वो पूरी प्ले लिस्ट ही अपडेट हो चुकी हो। तो देखिए मैं बता दूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये वाला पार्ट अरेंज कर देता हूँ। ये काफ़ी पहले से लिखा हुआ है, अभी तक आप नोट डाउन कर चुके होंगे। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि S2 माइनस S1 बताइए, S2 माइनस S1, तो S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म ऑफ एपी, और S1 का मतलब एक ही टर्म है। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करके क्या आ गया? A2। ऐसे ही मैं कहता हूँ ये S3 माइनस S2 बताइए, तो S3 क्या था? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म ऑफ एपी, मतलब A1 प्लस A2। तो देखिए सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3, ये A3 है, A3 माइनस A1 माइनस A2, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ये आ गया A3। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ S4 माइनस S3, S4 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, और A3 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। मैं ब्रैकेट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये सम सब्ट्रैक्ट करना है। मैं ब्रैकेट यूज नहीं करूँगा तो ऐसा लगेगा एक टर्म सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए A1 A2 A3 A4 माइनस का A1 माइनस का A2 माइनस का A3, ये 3 टर्म तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? A4। आप कुछ पैटर्न देख पा रहे हो? मैंने तो वो पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया। देखिए यहाँ पर देखिए तो हमने S2 माइनस S1 करा, S2, तो क्या बचा? A2। जब हमने S3 माइनस S2 करा, S3, तब बचा A3। तब मैंने S4 माइनस S3 करा, तब क्या बचा? A4। जहाँ पर जो पहला वाला है S4 माइनस S3 करा तो A4 बचा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूँ SN माइनस 1 करूंगा तो क्या बचेगा? तो देखिए वैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप, बचेगा AN, पर फिर भी SN का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, माइनस हमें करना है SN माइनस 1। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म ऑफ एपी। तो A1 A2 A3, ऐसे ही सो ऑन AN माइनस 1। अब देखिए माइनस अंदर चला जाएगा तो हमें मिलेगा A1 A2 A3 सो ऑन AN माइनस 1 प्लस AN माइनस ऑफ A1 माइनस ऑफ A2 माइनस ऑफ A3, ऐसे ही सो ऑन, और उसके बाद मिलेगा माइनस ऑफ AN माइनस 1। देखिए सारे टर्म यहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा AN। तो AN निकालने का एक फॉर्मूला और है,
वो फार्मूला ये रहा, ये मैंने यहाँ पर डेराइव करा है, फार्मूला डायरेक्ट नहीं लिखा। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये दो फार्मूला है, ये जो तीसरा फार्मूला इसी से बना है और ये फार्मूला भी SN के ही फार्मूले से बना है, तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब आपको कुछ एप्लीकेशन देता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये क्यों यूजफुल है और रियल लाइफ में इसका यूज क्या है। तो मान लीजिए फैमिली है जो अपने किसी बच्चे के लिए सेविंग कर रहे हैं। वो सेविंग कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि पहली साल वो 1000 रुपये बचाएंगे, अगली साल वो 1050 रुपये बचाएंगे, उसके नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर फिर से 50 रुपये ऐड करके वो 1100 रुपये बचाएंगे, उसके नेक्स्ट ईयर 1150 रुपये बचाएंगे। तो फैमिली कुछ ऐसे है, यहाँ पर है ईयर वाइज सेविंग। ईयर 1 पहली साल वो कितने बचा रहे हैं अपने बच्चे के लिए 1000। ईयर सेकंड दूसरी साल वो कितने रुपए बचा रहे हैं अपने बच्चे के लिए 1050। ईयर 3 तीसरी साल वो बच्चे के लिए कितना बचाएंगे 50 रुपये बढ़ा के 1100। ओके। ईयर 4 चौथी साल वो अपने बच्चे के लिए कितना बचाएंगे फिर 50 रुपये बढ़ा के 1150 1150। ऐसे ही वो 5वीं साल अपने बच्चे के लिए कितने बचा रहे होंगे 1200। तो मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो अपने बच्चे के लिए 10वीं साल में कितना बचा रहे होंगे। 10वीं साल जो वो सेव करेंगे अपने बच्चे के लिए वो अमाउंट क्या होगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। तो देखिए ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सेविंग फॉर चाइल्ड इन 10th ईयर 10वीं साल उनकी सेविंग क्या होगी। देखिए फर्स्ट साल की सेविंग को मैं A1 कह रहा हूँ, सेकंड साल की सेविंग को मैं A2 कह रहा हूँ, थर्ड साल की सेविंग को थर्ड ईयर की सेविंग को मैं A3 कह रहा हूँ। तो 10th ईयर की जो सेविंग होगी मैं उसे A10 कहूँगा क्योंकि 10वें नंबर पे आएगी। तो मैं ये निकालना है। देखिए मैं आपको फिर से वो दो फॉर्मूले बता देता हूँ, वो फॉर्मूले क्या है। एक तो फॉर्मूला ये रहा, AN निकालने का फॉर्मूला A+n-1 × D और SN निकालने का फॉर्मूला n/2 2A + n-1 × D। तो हमें ये वाला फॉर्मूला निकालना है, हमें सम नहीं निकालना, हमें निकालना है 10वीं साल में जो सेविंग करने वाली है फैमिली अपने बच्चे के लिए अपने चाइल्ड के लिए वो कितनी होगी। तो देखिए AN का फॉर्मूला क्या है, AN का फॉर्मूला है A+n-1 × D और हमें देखिए हमें निकालना है 10वां टर्म। 10वां क्यों, क्योंकि जो पहले साल की सेविंग है मैं उसे A1 कह रहा हूँ, दूसरे साल की सेविंग को A2 कह रहा हूँ, तीसरे साल की सेविंग को A3 कह रहा हूँ, चौथे साल की सेविंग को A4 कह रहा हूँ। और क्या AP में है, साफ दिख रहा है AP में है। A2 में से A1 घटाओगे 50, A3 में से A2 घटाओगे 50, A4 में से A3 घटाओगे 50 और A5 में से A4 घटाओगे 50। आपको दिख भी रहा होगा 50-50 बढ़ रहा है, तो कंजुगेटिव टर्म्स को तो घटाओगे 50-50 आएगा। तो हमें निकालना है A10 का मतलब है 10th टर्म 10वीं साल की सेविंग निकालनी है हमें। तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा 10। जहां पर भी आपको दिख रहा है ना n, वहां पर 10 रख दीजिए फॉर्मूले में। तो ये 10 क्या आ गया A+9D 10-1 9D। अब आपको A और D चाहिए, पहले ये देख लेना ये जो आपका सीक्वेंस है क्या AP है, तो AP तो है। तो A क्या होता है, मैंने आपको बताया था A होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है 1000 और D कैसे निकालते हैं, D निकालना काफ़ी आसान है। A2 - A1 कर लीजिए, A3 - A2 कर लीजिए। तो मैं कर रहा हूँ A2 - A1 और ये आ गया 50। तो D भी आ गया। अब इस फॉर्मूले में रखिए, ये कितना हो गया, A की वैल्यू 1000 9 × D की वैल्यू हो गया 50। A10 कितना आ जाएगा, ये हो गया 1000 प्लस ये हो गया 450। तो A10 आ गया 1450। तो देखिए हमने पता कर लिया कि 10वीं साल वो फैमिली अपने चाइल्ड के लिए कितनी सेविंग करेगी, वो कितनी है 1450। अब में से कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा कि अच्छा ऐसा हम निकाल सकते हैं। हम ये भी निकाल सकते हैं कि 10वीं साल क्या 12वीं साल 25वीं साल सेविंग कितनी रही होगी। ये तो एक इजी एग्जांपल था ताकि आपको समझ में आए चैप्टर की इंपॉर्टेंस। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं ईयर, पहली ईयर की सेविंग, देखिए सेकेंड ईयर की सेविंग, थर्ड ईयर की सेविंग, क्योंकि मैंने आपको शर्त क्या दी थी, जो सेविंग है वो 50 रुपये ऐड करके है। तो ये हो गया
फोर्थ ईयर की सेविंग, फोर्थ ईयर की सेविंग क्या है 150, देखिए वहाँ पर भी लिखी है। फिफ्थ ईयर की सेविंग, सिक्स्थ ईयर की सेविंग कितनी होगी, फिर 7 ईयर की सेविंग 130, एट्थ ईयर की सेविंग 1350 और नाइन्थ ईयर की जो उनकी सेविंग होगी वो ये होने वाली है। और 10th ईयर की आप आसानी से देख ही सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो 10th ईयर की सेविंग होने वाली है वो फिर से 50 रुपये बढ़ा के तो 1450, देखिए वही आ गया जो आना चाहिए था। सिर्फ एपी यहीं पर ख़त्म नहीं होती कि आप ये बता पाओ कि कितनी साल बाद हम कितनी सेविंग कर रहे होंगे या वो फैमिली कितनी सेविंग कर रही होगी। एपी आपको ये भी बताती है कि 10 साल बाद टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी। मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूँ 10 साल बाद उस फैमिली की टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी। तो इसे करने के दो तरीके हैं। पहले आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10 इन सारी सेविंग को जोड़ दीजिए। ये एक लेंदी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। साथ में यहाँ पर तो नंबर्स ईजी हैं और मैं बस 10 साल का जुड़वा रहा हूँ। मान लीजिए यही सेविंग उनकी हर महीने होती, फिर मैं हर महीने वो 1000 रुपये बचाते अपने चाइल्ड के लिए और हर नेक्स्ट मंथ वो इंक्रीमेंट करते अपनी सेविंग में 50 रुपये का। अब अगर मैं आपसे पूछता 10 साल बाद उनकी टोटल सेविंग कितनी होती, तो ये सवाल बहुत मुश्किल हो जाता मैनुअली ऐड करना। कैलकुलेटर से भी ऐड करोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा डेटा पुट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एपी आपकी कैसे मदद कर सकती है। पहले हम इसी सवाल के लिए देखते हैं एपी हमारी कैसे मदद कर सकती है, उसके बाद में एक दो एग्जांपल और कराने वाला हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो। तो देखिए हमारा सवाल ये रहा, देखते हैं 10 साल बाद टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस बार हमें सम निकालना है, तब मैं कहता हूँ टोटल सेविंग आफ्टर 10 ईयर। तो मेरा कहने का मतलब है कि ईयर 1 की सेविंग प्लस ईयर 2 की सेविंग प्लस ईयर 3 की सेविंग प्लस ईयर 4 की सेविंग सो ऑन, ऐसे ही टिल ईयर 10th की सेविंग। तो देखिए अगर मैं कहता हूँ टोटल सेविंग फॉर चाइल्ड इन 10 ईयर, दोनों सवालों में अंतर है। इन 10 ईयर्स, इसमें था सेविंग फॉर चाइल्ड इन 10th ईयर, 10वीं साल की सेविंग थी, यहाँ पर 10 साल में कितनी सेविंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो पहली साल की सेविंग थी उसे A1 कहते हैं, दूसरे साल की सेविंग को A2 कहा था। तो ऐसे हमें कहाँ तक निकालना है, 8-10 तक निकालना है। इसका मतलब सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था SN का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एपी, तो इसको हम लिख सकते हैं S10। ये किसके बराबर होने वाला है, टोटल सेविंग फॉर चाइल्ड इन 10 ईयर्स, ये होने वाला है S10। अब ध्यान से देखिए, अगर n यहाँ पर है तो आपको कहाँ कहाँ पर इनपुट करना है, वहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ बाय यूजिंग फॉर्मूला। जहाँ पर भी n है वहाँ पर आप 2 पुट, जहाँ पर भी n है वहाँ पर 10 पुट कर दीजिए। 10 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें 10 साल की सेविंग चाहिए। 10 साल की सेविंग चाहिए मतलब मुझे 10 टर्म ऐड करना है। n वही बताता है आपको कितने टर्म ऐड करने हैं। तो देखिए n की जगह जहाँ पर भी आपको n दिख रहा है वहाँ पर आपको 10 पुट करना है। जो क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है उन्हें कैंसिल कर दीजिए। ये हो गया 2a, ये हो गया 9d। अब देखिए हम a और d पहले से ही निकाल चुके हैं, a ये रहा और d ये रहा। चलिए फिर फॉर्मूले में रख दीजिए, a और d निकाल चुके हैं। तो ये 5 a की वैल्यू कितनी थी 1000 और d की वैल्यू कितनी थी 50। तो बोर्ड मास लगेगा, पहले मल्टीप्लाई, ये हो गया 2000 और ये कितना हो गया 450, ऐड कर दीजिए, ये हो गया 2450। अभी मल्टीप्लाई में 5 भी है, आपको मल्टीप्लाई 5 से भी करना है अभी। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 0, 25, 2 गया कैरी, ये हो गया 120 प्लस 2 122। तो ये आ गई आपकी 10 साल में सेविंग। अगर आप अपने चाइल्ड के लिए हर साल 1000 रुपये भी जमा करते हो और आगे आने वाली जो नेक्स्ट ईयर है उनमें इंक्रीमेंट करते हो अपनी सेविंग में 50 रुपये का, तो 10 साल बाद आप अपने बच्चे के लिए इतने रुपए जमा कर चुके होंगे। आगे अगर कंटिन्यू करना चाहते हो सेविंग वाला तो कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। तो देखा एपी ने हमारी कैसे मदद की ये जानने में कि 10th ईयर में हमें सेविंग कितनी करनी होगी, साथ में 10 साल बाद उस बच्चे के लिए कितनी सेविंग हो जाएगी।
तो इस तरीके से एपी हमारी मदद करती है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वही लकड़ी के ब्लॉक वाला। मान लीजिए हमें लकड़ी के ब्लॉक रखने हैं और जो फर्स्ट रो है उसमें हम रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी रो होगी इस पूरे के पूरे ब्लॉक में। हमने ब्लॉक इस तरीके से रखे हैं कि पहली रो में 9 है, अगली रो में कितने आने वाला है, 8 आने वाले हैं। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसकी नेक्स्ट जो रो होगी उसमें कितने आने वाले हैं, 7 आने वाले हैं। डायग्राम रफ है, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो इस तरीके से मैं अरेंज कर रहा हूँ वुडन ब्लॉक को, तो कितनी रो बन जाएंगी, क्योंकि लास्ट में आने के बाद एक ही मैं ब्लॉक रख पाऊंगा। टॉप पर जो टॉप रो होगी उसमें मैं एक ही ब्लॉक रख पाऊंगा। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ पहली चीज कि ऐसी कितनी रो बन सकती हैं। अगर मैं बेस वाली रो में 9 ब्लॉक रखता हूं तो ये जो ऊपर एक के बाद एक रो है, ऐसी कितनी रो बन सकती है मैक्सिमम इस शेप में, एक ट्राइंगल सा फॉर्म हो। प्लस इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है जिसके बेस में 9 ब्लॉक हैं, इसमें कितनी वुडन स्टेम या वुडन ब्लॉक्स होंगे। मैंने आपसे कहा था, पेड़ वाला एग्जांपल लिया था कि आपने पेड़ को काट दिया और एक तने को इस तरीके से अरेंज किया जा रहा है। तो देखते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस, ऐसे ही सो ऑन चल रहा है, इन दिस स्ट्रक्चर। पहला मेरा क्वेश्चन ये है। सेकंड मेरा क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स इन दिस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे एक रो है, फिर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे इन्फिनिटी तो बनेंगी नहीं, क्योंकि देखिए वुडन ब्लॉक कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे आप इन्हें अरेंज कर रहे हो। तो पहला मेरा सवाल ये, इस पूरे स्ट्रक्चर में कितनी रो होने वाली है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बार स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया तो इसमें कितने वुडन ब्लॉक होंगे। तो देखिए, मुझे नहीं पता ना इसमें कितनी रो होने वाली है, पर मुझे ये पता है लास्ट रो में कितने होंगे, 1 ब्लॉक होगा। तो देखिए, अगर मैं इसे एपी में देखूं, अगर मैं सिचुएशन को एपी में कन्वर्ट करूं, तो पहले 9 ब्लॉक है, दूसरी रो में 8 ब्लॉक है, 7 सो ऑन। तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो देखिए, आप ऐसे भी देख सकते हो कि देखिए उसके बाद 6 ब्लॉक हो जाएंगे, 5 ब्लॉक हो जाएंगे, 4 ब्लॉक हो जाएंगे, 3 ब्लॉक हो जाएंगे, 2 ब्लॉक हो जाएंगे, 1 ब्लॉक हो जाएंगे। तो कितनी रो होने वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो होने वाली है, एक के ऊपर एक। पर अगर आप ऐसे नहीं एनालाइज करना चाहते, आपको बस ये पता है कि लास्ट में जो आएगा ब्लॉक, लास्ट में जो ब्लॉक आएगा, जो लास्ट की रो आएगी, जो टॉप की रो आएगी, उसमें एक ही ब्लॉक होगा। तो आप निकाल सकते हो कितने टर्म है। कैसे, लेट an इक्वल टू 1। मैंने आपसे कहा था कि अगर एनी टर्म है तो जो लास्ट टर्म होता है वही an होता है। अब an का फॉर्मूला लिखिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1। ये है an का फॉर्मूला। a की वैल्यू 9 है, d की वैल्यू निकाल देते हैं। इस बार हमें n नहीं पता कि जो कितनी रो हैं, इस बार हमें ये नहीं पता ना कितनी रो हैं, तो इस बार हम n की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। d कैसे निकालेंगे, d निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 क्या है 8, a1 क्या है 9, माइनस 1। आपको दिख भी रहा होगा अगर d नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग एपी होती है, डिक्रीजिंग एपी का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया -1 इक्वल टू 1। अब ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 1 माइनस 9। और ये सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा -8। अब इधर आइए, ये हो गया n-1 इक्वल टू -8 बाय -1। माइनस से माइनस कट गया और n की वैल्यू क्या होगी, प्लस हो जाएगा। 8 + 1 दैट इज 9। तो आपको पता लग गया टोटल कितनी रो आप अरेंज कर सकते हो। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो 9 रो अरेंज कर सकते हो एक के ऊपर एक। अब मेरा सवाल ये है, इस स्ट्रक्चर में टोटल कितने ब्लॉक्स होंगे, कितने वुडन ब्लॉक्स होंगे। तो देखिए टोटल कितने ब्लॉक होंगे, इसका मतलब ये सारी चीज़ें हमें जोड़नी है। हमें कितने टर्म जोड़ने हैं, देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, मतलब कितनी, देखिए ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे हमारे कितने टर्म आए 9। तो हमें S9 निकालना है। S9 का मतलब हो जाएगा
कि पहली रो में कितने टर्म है प्लस दूसरी रो में कितने टर्म है, टर्म मतलब ब्लॉक, यहाँ पर मैं ब्लॉक कहना चाहता हूँ। तीसरी रो में कितने ब्लॉक है, चौथी रो में कितने ब्लॉक है, ऐसे ही सो ऑन मैं टोटल ब्लॉक ऐड कर लूंगा। तो एक तरीका तो ये मैनुअली ऐड करना, फर्स्ट टर्म A9 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही सो ऑन 9 टर्म। आप मैनुअली इनकी वैल्यू रख के ऐड कर सकते हो। ये हो गया हमारा मेथड 1, पर ये लेंथी है और यहाँ पर आपको इजी लग भी सकता है। पर अगर ऐसे ही मैं कुछ कहूँ कि 1000 टर्म है, आपको एक साथ ऐड करना है। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन, आपको 100 तक ऐड करना है, या 4 + 8 + 12 + 16 सो ऑन, आपको 400 तक ऐड करना है। तो मैनुअल ऐड करने में दिक्कत आएगी। तो देखिए आपको याद होगा Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ऐसे ही S9 का फॉर्मूला क्या होगा, n की जगह 9 रख दीजिए, 2a 9 - 1 क्या हो जाएगा 9 - 1, n की जगह n की वैल्यू 9 है 8d। अभी देखिए ये तो कैंसिल नहीं हो सकता पूरा, वैसे तो कैंसिल कर सकते हैं 4.5। तो ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। एक की वैल्यू क्या है 9, फर्स्ट टर्म को ये कहता है। डी क्या निकला था हमारा, डी निकला था -1, और ये हो जाएगा 9/2 18 - 8, ये हो गया हमारा 9/2 10, और ये कैंसिल आउट हुआ 5, और S9 बराबर 45। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से ब्लॉक को अरेंज करो तो टोटल ब्लॉक कितने अरेंज हो सकता है। ब्लॉक इस तरीके से अरेंज किए जा रहे हैं कि अपर वाली रो में अपने से नीचे वाली रो से एक ब्लॉक कम है, तो टोटल ब्लॉक कितने आ जाएंगे इस अरेंजमेंट में 45। अब बात करते हैं अगर ऐसे सवाल आ गए ये कैसे करोगे। वैसे इसका तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है n × n + 1/2। आपको जहाँ तक जोड़ना है, जैसे मान लीजिए मेरे को ये जोड़ना है 1 + 2 + 3 + 4 + सो ऑन 100। तो आसान तरीका क्या है, 100 जहाँ तक जोड़ना है वो n की वैल्यू है, इंटू 100 + 1/2। 2 से 100 कैंसिल आउट हुआ 50 बार में, 50 × 101, और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5050। तो अगर आप 1 से लेकर 100 तक जोड़ोगे तो 5050 आएगा। मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इसकी जरूरत भी नहीं है। एपी वाले कॉन्सेप्ट से भी ये सवाल किए जा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको ये जोड़ना है एपी के कॉन्सेप्ट से, तो आपको कितने टर्म, पहले देखिए ए क्या है, ए है 1, डी क्या है A2 - A1, 2 - 1, और आपको जोड़ने कितने टर्म है 100। तो आपको Sn का फॉर्मूला पता होगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। आपका सवाल आ सकता है कि जो an का फॉर्मूला हमने पढ़ा है a + n-1 इंटू डी, और जो Sn का फॉर्मूला पढ़ा है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूले कहाँ से आए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप ये जानना चाहते हो फॉर्मूले कैसे आए, वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिनमें इन दोनों फॉर्मूलों का प्रूफ होगा, या आप जो भी फॉर्मूला चाहते हो ये कैसे आया। तो देखिए अब पुट कीजिए, हमें n की वैल्यू 100 पुट करनी है, तो 100 टर्म का सम चाहिए, n की जगह 100, a की वैल्यू 1 पुट करनी है, 100 - 1 99, d की जगह 1 पुट करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया हमारा 50, ये हो गया 2 + 99, और देखिए ध्यान से S100 बराबर हो गया 50 × 101। वापस मल्टीप्लाई करके देखिए वही आ गया तो पहले आया था, तो 5050, तो ये आ गया 5050। तो इस तरीके से एपी आपकी मदद कर सकती है। क्या यही यूज है एपी का, नहीं इससे भी ज़्यादा यूज है। ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होने वाली है तो इसमें मैंने आपको थोड़ी ही यूज बताए, बाकी एप्लीकेशन इसके यूज वगैरह एक्सरसाइज में भी है। तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 5.1 फिर 5.2, आगे एग्जाम्पल वाली एक्सरसाइज भी होगी, तो उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे कैसे एपी का यूज कर सकते हो। बाकी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ईजी चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से।